वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इंक्रीमेंटल मॉडल से शुरुआत करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जिसमें डिवाइड किया जाता है सिस्टम को स्मॉल मैनेजेबल इंक्रीमेंट्स या मॉड्यूल्स के अंदर, और हर एक इनमें से जो है वो डेवलप किया जाता है और डिलीवर किया जाता है इसको सिक्वेंशली, सीक्वेंस के अंदर यानी कि। और ये मॉडल जो है वो एम्फेसाइज करता है इटरेटिव डेवलपमेंट, जहाँ पर हर इंक्रीमेंट जो है वो क्या होता है कि ऐड करता है फंक्शनैलिटी सिस्टम की जब तक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। और एक की एडवांटेज ये कि यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन के साथ पहले ही। एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे कि डेवलप किया जा रहा है एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पहले इंक्रीमेंट में शामिल हो सकता है बेसिक प्रोडक्ट लिस्टिंग, जबकि बाद में अगर हम देखें जो बाद के इंक्रीमेंट्स हैं उसमें ऐड करना पेमेंट गेटवेज और जो यूज़र रिव्यूज़ होते हैं, जो इस्तेमाल करने के बाद प्रोडक्ट यूज़र रिव्यू देते हैं वो। और ये मॉडल जो है वो रिस्क को कम करता है क्योंकि इसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, यानी कि पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं। और इसमें फिर बेटर रिसोर्स एलोकेशन होती है क्योंकि डेवलपमेंट का फोकस होता है हाई प्रायोरिटी फीचर्स के ऊपर पहले ही, कि वो पहले हों। जबकि चैलेंजेस जो है वो भी आते हैं, जैसे कि मैनेज करना डिपेंडेंसीज जो है इंक्रीमेंट्स के दरमियान, और इस बात को यकीनी बनाना आर्किटेक्चरल कंसिस्टेंसी जो है मॉड्यूल्स में। और इंडस्ट्रीज़ जैसे कि बैंकिंग की हो गई, हेल्थ केयर की, अक्सर इस मॉडल को यूज़ करती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, और ये रिक्वायर करती है फेस्ड डिलीवरी। और वाटरफॉल मॉडल के मुकाबले में अगर हम देखें, इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो ऑफ़र करता है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, ताकि चेंज कर सके रिक्वायरमेंट, जो कि बनाता है इसको सूटेबल प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि इवॉल्विंग यूज़र नीड्स के साथ हैं, यानी कि ऐसी नीड्स जो कि वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रही हैं, वो चेंज हो रही हैं अगर हम देखें। अब स्पायरल मॉडल की हम बात करते हैं। ये जो है इसमें कंबाइन किया जाता है आइटरेटिव जो डेवलपमेंट है सिस्टमेटिक रिस्क एनालिसिस के साथ, जो कि इसको आइडियल बनाता है लार्ज कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए। और इसके अंदर 4 मेन फेजेस जो है वो रिपीट होते हैं साइकिल्स में: प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग और इवेल्यूशन। ये हर साइकिल जो है वो शुरू होती है आइडेंटिफाई करते हुए ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्स्ट्रेंट, और फिर बाद में असेस किया जाता है रिस्क और डेवलप की जाती हैं स्ट्रेटजीज ताकि उनको मिटिगेट किया जा सके। अब जैसे कि एरोस्पेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्पायरल मॉडल हेल्प करता है हल करने में जो क्रिटिकल रिस्क आते हैं, सेफ्टी क्रिटिकल रिस्क होते हैं उनको। और लीनियर मॉडल के मुकाबले में जो स्पायरल मॉडल है ये एम्फेसाइज करता है कंटिन्यूस रिफाइनिंग के ऊपर, और अलाउ करता है टीम्स को कि वो इनकॉर्पोरेट कर सकें फीडबैक और अडाप्ट कर सकें जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। और इसकी स्ट्रेंथ जो हम देखते हैं प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, जहाँ पर रिड्यूस किया जाता है लाइवलीहुड जो मुमकिन है कॉस्टली फेलियर का होना बाद में, उसको कम किया जाता है। और ये रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट किस्म की एक्सपर्टीज रिस्क असेसमेंट में। और हो सकता है ये रिसोर्स इंटेंसिव भी, यानी कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिक्वायर्ड हो, जो कि इसको कम सूटेबल बनाता है स्मॉल प्रोजेक्ट में, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट में तो फिर ज़ाहिर बात है रिसोर्स का ज़्यादा होना मुश्किल होता है। और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं ये यूज़ करती हैं इस मॉडल को, ताकि उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और एजाइल के मुकाबले में अगर इसका कंपैरिजन देखें इस मॉडल का, ये ऑफ़र करता है एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रिस्क के मुकाबले में, लेकिन लैक करता है लाइट वेट फ्लेक्सिबिलिटी जो है एजाइल फ्रेमवर्क की। सिस्टम एनालिसिस की हम बात करें, ये जो है प्रोसेस होता है स्टडी करने का और अंडरस्टैंड करने का एग्जिस्टिंग सिस्टम, या फिर जो डिफ़ाइन करना रिक्वायरमेंट एक नई के लिए। और इसमें ये कि जमा किया जाता है डेटा को, आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम्स को, और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि सिस्टम पूरा कर सके यूज़र नीड्स। एनालिस्ट यूज़ करते हैं टेक्निक्स जैसे कि इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और ऑब्जर्वेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल एनालाइज करना एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें ये होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए वर्क फ्लो, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए बिलिंग और मेडिकल रिकॉर्ड्स। और की कंपोनेंट अगर हम देखें उसमें शामिल है
फिजिबिलिटी एनालिसिस, टेक्निकल, इकोनॉमिक और ऑपरेशनल तीनों ही तरीके से। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और मॉडलिंग यूज़ करते हुए टूल्स जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम्स। इसके अलावा इफेक्टिव सिस्टम एनालिसिस रिड्यूस करता है डेवलपमेंट रिस्क, क्लैरिफाई करते हुए रिक्वायरमेंट्स जो है पहले ही, रोकते हुए कॉस्ट रीडिज़ाइंस को बाद में। और चैलेंजेस हम देखें उसमें शामिल है मैनेज करना स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन और इंश्योर करना कंप्लीटनेस जो है रिक्वायरमेंट्स की। मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो उसमें इंटीग्रेट किया जाता है टूल्स को, जैसे कि CASE यानी कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एफिशिएंसी के लिए। और अल्टीमेटली तौर पर सिस्टम एनालिसिस सर्व करता है एक फाउंडेशन जो है वो डिज़ाइन के लिए, इंश्योर करता है कि सिस्टम जो है वो जुड़ा रहे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और यूज़र एक्सपेक्टेशंस के साथ। नाउ द एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथड्स। एनालिसिस और डिज़ाइन मेथड प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर अप्रोच जो है डेवलप करने के लिए सिस्टम, और कॉमन मेथड्स में शामिल है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन एनालिसिस। यानी कि ये एक ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, यानी कि OOAD। और एजाइल मेथडोलॉजीज़ भी है। सो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस फोकस करता है प्रोसेसेस और डेटा फ्लो के ऊपर, यूज़ करते हुए टूल्स जैसे कि DFTs और ER डायग्राम, ताकि रिप्रेजेंट करे सिस्टम कंपोनेंट। और जो OOAD है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये एम्फेसाइज करता है मॉडलिंग करने के ऊपर सिस्टम्स, जैसे कि इंट्रैक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और प्रमोट करना मॉड्यूलैरिटी और रीयूज़। और एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि डिज़ाइन करने के अंदर एक बैंकिंग एप्लीकेशन, OOAD जो है वो यूज़ कर सकता है मॉडल एंटिटीज़ जैसे कि अकाउंट, कस्टमर और ट्रांजैक्शन एज अ क्लास जो है एट्रीब्यूट और बिहेवियर्स के साथ। और एजाइल मेथड प्रायोरिटाइज करता है इटरेटिव डेवलपमेंट और कस्टमर कोलेब्रेशन, और एनेबल कर रहा होता है रैपिड एडेप्टेशन जो है चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट। और हर मेथड की स्ट्रेंथ्स हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ऑफर करता है क्लैरिटी जो है डेटा सेंट्रिक सिस्टम के लिए, जबकि OOAD जो है वो सूट करता है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। सेलेक्ट करना राइट मेथड डिपेंड करता है प्रोजेक्ट साइज़ के ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी और जो स्टेक होल्डर की नीड होती है उनके ऊपर। नाउ द सिंबल्स इन सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन के सिंबल्स की हम बात करें, सिंबल्स ज़रूरी होते हैं सिस्टम मॉडलिंग में, क्योंकि प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्डाइज तरीका रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोसेसेस, डेटा और इंट्रैक्शन। और डेटा फ्लो डायग्राम्स के अंदर सर्कल्स या ओवल्स डिनोट करते हैं प्रोसेसेस, एरो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा फ्लो को, और ओपन एंडेड रेक्टेंगल इंडिकेट करते हैं डेटा स्टोर्स को। और एक्सटर्नल एंटिटीज़ जैसे कि स्क्वायर्स रिप्रेजेंट करती है सोर्सेस या फिर डेस्टिनेशन जो है डेटा की, जो कि आउटसाइड है सिस्टम के। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में अगर हम देखें, सो रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज़, डायमंड इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप, और ओवल्स डिनोट करते हैं एट्रीब्यूट। सो यूज़ करते हुए स्टैंडर्डाइज सिंबल इंश्योर किया जाता है क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में, और फैसिलिटेट किया जाता है कम्युनिकेशन जो है स्टेक होल्डर्स में। और एग्जांपल अगर हम लें, तो जब डिज़ाइन किया जा रहा है एक पेरोल सिस्टम, सिंबल्स जो है वो हेल्प करते हैं विजुलाइज करने में कि कैसे एम्प्लॉई का डेटा जो है वो फ्लो कर रहा है इनपुट फॉर्म से प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स तक और स्टोरेज डेटाबेसेस तक। मिसयूज़ या इनकन्सिस्टेंसी होना सिंबल्स की, अगर ये ऐसा होता है तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और एरर्स आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान। नाउ डेटा फ्लो डायग्राम DFDs, ये ग्राफिकल टूल्स होते हैं, ग्राफिकली यानी कि दिखाया जाता है बाकायदा इनके ज़रिए, और यूज़ करते हुए इनको ये दिखाया जाता है कि डेटा किस तरह मूव करता है एक सिस्टम के अंदर। और ये दिखाते हैं प्रोसेसेस, डेटा स्टोर्स और एक्सटर्नल एंटिटी शो करते हैं कि फ़्लो इन्फॉर्मेशन का इनके दरमियान। सो DFDs यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम्स को हम कैटेगराइज करते हैं लेवल्स के अंदर। लेवल 0 जो कि प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू सिस्टम का, लेवल 1 जो है, और उससे आगे हम देखें तो वहाँ पर डिटेल की जाती है स्पेसिफिक प्रोसेसेस की। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर एक 0 लेवल DFD शो करता है इंट्रैक्शन जो है कस्टमर्स के दरमियान, पेमेंट गेटवे और इन्वेंट्री सिस्टम, जबकि लेवल 1 ब्रेक डाउन करता है प्रोसेसेस जैसे कि ऑर्डर प्लेसमेंट और पेमेंट वेरिफिकेशन। सो DFDs हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में रिडंडेंसीज, इनएफिशिएंसीज और जो पोटेंशियल बॉटलनेक हैं, जो कि बनाता है इनको वैल्यूएबल सिस्टम एनालिसिस के लिए। और ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, और कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे टूल्स जैसे कि ER डायग्राम्स। नाउ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये इनको यूज़ किया जाता है मॉडल करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर जो एक सिस्टम का रिप्रेजेंट करते हुए एंटिटीज़, उनके एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। और ये
एंटिटीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि कस्टमर या ऑर्डर, जबकि एट्रीब्यूट्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि नेम या ऑर्डर डेट। रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि कैसे एंटिटीज़ इंटरेक्ट करती हैं जैसे कि वन टू मैनी या फिर वन टू या फिर मैनी टू मैनी एसोसिएशन। और जैसे कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक ERD जो है इनके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम शो करता है रिलेशनशिप जो वो बुक्स के दरमियान मेंबर्स और लॉन। और ये जो है ERD जो है हेल्प करता है डिज़ाइनर्स को कि क्रिएट करें नॉर्मलाइज डेटाबेस स्कीमास और रिड्यूस करें रिडंडेंसी और इंश्योर करें डेटा इंटीग्रिटी। और ये क्रूशल होते हैं डिज़ाइन फेज़ के दरमियान सिस्टम्स की और जो कि हैविली रिलाई करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस के ऊपर। सो टूल्स जैसे कि MySQL, वर्कबेंच और एरविन जो है ये फैसिलिटेट करते हैं ERD क्रिएशन को, जबकि ERDs प्रोवाइड करते हैं क्लियर व्यू डेटा रिलेशनशिप की और ये जो है कैप्चर नहीं करते हैं डायनामिक बिहेवियर। सो ये जो है इनको अक्सर यूज़ किया जाता है साथ में जो प्रोसेस मॉडल्स हैं जैसे कि DFDs जो है कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम रेकमेंड रिप्रेजेंटेशन के लिए। नाउ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन इनकी OOAD। सो अब ये एक मेथडोलॉजी है जो कि मॉडल करता है सिस्टम्स जैसे कि कलेक्शन जो है इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स की और हर कोई ईच एनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड बिहेवियर। सो जो ये है OOAD ये यूज़ करता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम जैसे कि क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और यूज़ केस डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम कंपोनेंट्स और इंट्रैक्शंस। और एग्जाम्पल है तो डिज़ाइन करने के अंदर एक ATM सिस्टम OOAD जो है वो डिफ़ाइन करेगा क्लासेस जैसे कि अकाउंट, ट्रांजैक्शन और यूज़र, साथ में जो उनका मेथड और रिलेशनशिप होती है। और ये अप्रोच प्रमोट करती है मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी जो कि बनाती है इसको आइडियल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। और OOAD सपोर्ट भी करता है इनहेरिटेंस को और जो पॉलीमॉर्फिज्म को है अनेबल कर रहा होता है एफिशिएंट को रीयूज़ और फ्लेक्सिबिलिटी। और चैलेंजेस अगर हम देखें तो उसमें शामिल है प्रॉपर इंश्योर करना प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन और अवॉइड करना ओवरली कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस को। टूल्स जैसे कि रैशनल रोज़ और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो है मदद करते हैं OOAD की इम्प्लीमेंटेशन में। और कंपेयर करें अगर हम स्ट्रक्चर मेथड से OOAD क्लोजली अलाइन करता है क्लोजली जो है वो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ जैसे कि जावा और C++ जो कि बनाता है इसको एक प्रेफर्ड चॉइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। नाउ द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर CSFs भी आप लिखा हुआ देखते होंगे एब्रीवेशन। ये जो है एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि लाजमी तौर पर अचीव किए जाएँ एक प्रोजेक्ट या सिस्टम के लिए कि सक्सीड हो सके। और सिस्टम डेवलपमेंट में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है उसमें इंक्लूड होता है इस क्लियर रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट और इसके अलावा इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रोबस्ट टेक्निक्स। और एग्जांपल अगर हम लें तो इम्प्लीमेंट करने में कि ERP जो है सक्सेस डिपेंड करती है यूज़र ट्रेनिंग के ऊपर, डेटा मिटिगेशन, एक्यूरेसी और जो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट होती है। आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को पहले ही हेल्प करता है प्रायोरिटाइज़ करने में रिसोर्सेज और मॉनिटर करने में प्रोग्रेस जो है इफेक्टिवली। अगर फेल हो जाते हैं हल करने में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को तो उससे प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, इसके अलावा सिस्टम फेलियर भी आ सकता है। और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं शॉर्ट एनालिसिस जैसे कि इनके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इनका एनालिसिस जो होता है। और रिस्क असेसमेंट जो है ये मदद करता है डिटरमाइन करने में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को। और ऑर्गेनाइजेशन अक्सर जो है वो डॉक्यूमेंट करती है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को प्रोजेक्ट चार्टर में और यूज़ करती है उनको एज अ बेंचमार्क एवोल्यूशन के दरमियान। सो फॉलो करते हुए इन फैक्टर्स के ऊपर टीम्स जो है वो अलाइन कर सकती हैं एफर्ट जो है स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ वो इंश्योर करती हैं सक्सेसफुल सिस्टम डिप्लॉयमेंट। नाउ द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना होता है डेटा को और रिसोर्सेज को। अनऑथराइज किस्म का जो एक्सेस होता है, मिसयूज़ होता है या जो डैमेज होता है वहाँ से। और टेक्निक्स जो होती हैं इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी उसमें अगर हम देखें उसमें इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, एक्सेस कंट्रोल है और रेगुलर ऑडिट आते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंप्लीमेंट करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ताकि सेफगार्ड कर सकें जो सेंसिटिव डेटा है। और कंप्लाइंस जो होती है स्टैंडर्ड्स के साथ जैसे कि ISO 27,001 और जो रेगुलेशंस हैं जैसे कि GDPR ये क्रिटिकल होती है मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट और लीगल एडहेरेंस। और सिक्योरिटी जो है उसमें शामिल है फिज़िकल मेजर्स भी जैसे कि सिक्योर करना सर्वर्स को और प्रोसीजरल कंट्रोल जैसे कि एम्प्लॉई ट्रेनिंग।
और इमर्जिंग थ्रेट्स भी आते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर हो गया और फिशिंग है, ये रिक्वायर करता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और अपडेट होना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की। नाउ द थ्रेट आइडेंटिफिकेशन में यही है कि रिकग्नाइज किया जाता है पोटेंशियल थ्रेट को, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें थ्रेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब थ्रेट जो है वो इंटरनल भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस भी हो सकती है, लापरवाही हो सकती है एम्प्लॉयज़ की, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, साइबर अटैक एक्सटर्नल भी पॉसिबल है। और कॉमन थ्रेट जो है उसमें हम देखें तो उसमें शामिल है मेलवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक वगैरह, और डेटा ब्रीच भी। आइडेंटिफाई करना थ्रेड्स को, उसमें ये होता है कि वल्नरेबिलिटी को असेस किया जाता है कि वल्नरेबिलिटी हमारी कितनी है। इसके अलावा पेनिट्रेशन टेक्निक और मॉनिटरिंग करना सिस्टम लॉग जो है अनोमलीज के लिए है। और एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो उसको थ्रेट आ सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से, जो कि टारगेट कर रहा है उसकी डेटाबेस को। ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं फ्रेमवर्क जैसे कि निस्ट और टूल्स जैसे कि SIEM यानी कि सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि डिटेक्ट करें और रिस्पॉन्ड करें थ्रेट्स को प्रोएक्टिवली तौर पर। प्रोएक्टिवली का मतलब यानी कि पहले से ही एक्टिव हो। एक तो रिएक्टिव है कि एक चीज़ हो गई उसके बाद फिर कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रोएक्टिवली है कि पहले से ही एक्टिव हो कि ये चीज़ हो सकती है, तो इसको हम कैसे मुकाबला करें, इसको कैसे ख़त्म करें। अब इफेक्टिव थ्रेट आइडेंटिफिकेशन के अंदर एनेबल किया जाता है टाइमली मिटिगेशन स्ट्रेटजी, और रिड्यूस किया जा रहा होता है इम्पैक्ट जो है वो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स का। और ये एक चलता हुआ प्रोसेस है, ये नहीं कि ये एक बार हुआ ख़त्म है, एक चलता हुआ प्रोसेस है, क्योंकि न्यू थ्रेट जो है वो आ सकता है कंस्टेंटली तौर पर, और उसी वजह से फिर ज़रूरी हो जाता है अडॉप्टिव सिक्योरिटी मेजर्स का और कंटिन्यूस रिस्क एवेल्यूशन का। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।